every woman is the same, every woman is the equal, but the only strongest woman became the lawyer. हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर शहर की नहीं वरन मेवाड़ की सबसे शक्तिशाली महिला अधिवक्ता रागिनी जी शर्मा। सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपका चैनल में स्वागत है। रागिनी मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि 60 के दशक से लेके आज तक का जो सफ़र रहा कितना लंबा रहा, कितने पड़ाव आपके जीवन में आया और प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही? मेरी प्रारंभिक शिक्षा डूंगरपुर जिले के पीठ गांव में हुई थी। जी। वहाँ पर जब हम पढ़ने के लिए जाते थे तो स्कूल में दरिया नहीं होती थी, एक टीचर ही होता था सारी क्लास को संभालने के लिए। लेकिन घर का वातावरण शिक्षित था, इसलिए मेरी मम्मी मुझे पढ़ाया करती थी, तो मैंने अपनी एजुकेशन आगे से आगे करती रही। मैं तीसरी कक्षा पास नहीं करनी पड़ी थी, मैं डायरेक्ट मेरा 4th क्लास में एडमिशन हो गया था, क्योंकि मुझे घर पे सारा सुविधाएं मिल थी पढ़ाई लिखाई की। लेकिन जो गांव का माहौल था, जो लड़कियों की संख्या कम थी, लड़के थे, पैरों में चप्पलें नहीं हुआ करती थी, स्कूल में दरिया नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेरे मन में एक आकांक्षा थी कि मैं पढ़ाई करूं, मैं आगे और भी ज़्यादा शिक्षा अर्जित करूं। जी। आपने अभी बताया कि आप पीठ से ताल्लुक़ रखती थी, तो पीठ बहुत ही ट्राइबल एरिया है, डूंगरपुर को भी हम ट्राइबल एरिया ही कहते हैं। वहाँ पर आपके पास तो आपके पिताजी डॉक्टर थे, तो आपके घर में तो सारी सुख सुविधाएं थी, पढ़ाई का माहौल था, पर आसपास की महिलाएं आज भी वहाँ शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के लिए सरकार प्रयत्न करती है, पर आज भी शिक्षा का अभाव है वहाँ पर। ऐसी स्थिति में मन में कितनी पीड़ा होती है एक महिला अधिवक्ता होने के बाद और एक इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के बाद? देखिए, जो पीठ का इलाका था उसको 84 कहा जाता था, अभी भी 84 कहते हैं। वहाँ पर जो ट्राइबल की आदिवासियों की जो स्थिति थी बहुत ख़राब थी, क्योंकि मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और एकमात्र डॉक्टर थे उस एरिया के, इसलिए 84 गाँवों के मरीज हमारे घर पे आया करते थे। वो लोग बिल्कुल ही अशिक्षित तो थे, लेकिन भोले भाले और मेहनती थे। मुझे आज भी याद है कि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो हमारे पिताजी के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान, भुट्टे हैं, चने, हरे चने हैं, सब्जियां हैं, इस तरह से लाया करते थे। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि कैसे भी हो इन लोगों को, सरकार को इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए, इनके लिए स्कूल खोलने चाहिए। हमारे गांव में स्कूल नहीं था, लेकिन वहाँ पर 25 विद्यार्थियों की ज़रूरत थी, तभी सेकेंडरी स्कूल खुल सकता था। उस स्थिति में मैं मेरी मदर के पेट में थी और मेरी मदर ने 9th और 10th क्लास में एडमिशन लिया था, तब राजस्थान बोर्ड से वहाँ पर सेकेंडरी स्कूल का अप्रूवल हुआ था। तो मुझे लगता है कि मैं जन्म से ही शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, और मेरा जन्म भी इसीलिए हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षित कर पाऊँ, या ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ में मैं उनको आगे बढ़ता देख पाऊँ। जी। एक मिलता जुलता सवाल आपसे और पूछना था कि एक 4th क्लास की आपकी कोई घटना है जिसने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया था? कई बार आपसे पूर्व में बात हुई तो उसकी चर्चा निकली थी, वो क्या घटना है जो आप चैनल के माध्यम से आम दर्शकों को बता सकती हैं? जी हाँ, जब मैं 4th क्लास में थी और गांव में हमारा घर था, मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसे मैं भाभी कहती थी, और उनके पति पुलिस में थे। तो एक रोज़ भाभी ने मुझे इशारा किया और बुलाया कि आप इधर आओ। मैं जैसे ही गई तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में ले गई और एकदम से दरवाज़ा बंद कर दिया और एक अंतर्देशी पत्र मुझे दिया और कहा कि इस पे मेरे पिताजी के लिए लिख दो, मैं पढ़ना नहीं जानती हूँ। उनके पास पेन नहीं था, फिर मैं अपने घर से पेन लेकर गई और फिर उन्होंने लिखाया कि मेरे पिताजी को ऐसा लिखो आप कि मेरे को यहाँ पे खाने पीने की बहुत दिक्कत है, मैं चावल की भूसी खाती हूँ और मेरे बच्चों को भी दूध नहीं है, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है, किसी भी रोज़ ये लोग मुझे जान से मार देंगे। जब मैंने उसने लिखाया कि हम लोग चावल की भूसी खाते हैं, तो मेरी निगाह कोने में रखे हुए एक चूल्हे पे गई। वो बिल्कुल ठंडा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये चूल्हा कभी जला ही नहीं है। खाने पीने का कोई भी सामान उस घर में नहीं था। मैंने वो चिट्ठी ली और पोस्ट कर दी।
पोस्ट करने के कुछ दिनों बाद ही उस महिला के पिताजी वगैरह आए और उसको ले गए। तो जिस घर में वो महिला रहती थी या जिसके ससुराल वालों ने मुझे पूछा कि ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी है, तुमने ही लिखी है, तुम ही पढ़ी लिखी हो इस यहाँ पे इस गांव में। तो मैंने बेझिझक बहुत ही साहस से कह दिया था कि हाँ, ये चिट्ठी मैंने लिखी है, आप लोग भाभी को बहुत परेशान करते हो इसलिए ये चिट्ठी मैंने लिखी है। तो उसके बाद में कई सारे लिटिगेशन वगैरह सब हुए, मैं ये सारी बातें भूल गई थी, लेकिन और मैंने वकालत भी शुरू कर दी थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि वो ही महाशय जो पुलिस वाले थे वो मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने कहा कि मुन्ना, मुझे प्यार से मुन्ना कहते हैं, कि मुन्ना आप कुछ इस केस का निपटारा करो। मैंने देखा मेरे हाथ की लिखी हुई चिट्ठी के बारे में वो जिक्र कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने दूसरी मैरिज कर ली थी, इसलिए उनका जो पेंशन का जो काम था वो सारा रुक गया था। और देयर वाज अ क्वेश्चन कि हु इज़ द फर्स्ट वाइफ। तो मेरा जो लेटर था उससे साबित हो रहा था कि वो लेडी है, वो फर्स्ट वाइफ है। फिर खैर बाद में वो सारा निपट गया, लेकिन मेरे बचपन में ही मेरे वकील बनने की शुरुआत हो चुकी थी। उस दिन जब वो फाइल लेकर के आए और उन्होंने मेरे से बात की तो मुझे लगा कि सही में मैंने जन्म ही इसलिए लिया है कि मैं महिलाओं को मैं कानूनी रूप से सहायता कर सकूं। थैंक यू। एक बात बताएं मैडम, आप कि आपने इतनी पुस्तकें आपने पढ़ी है, आप लॉयर तो है ही, साथ में आप लेखिका भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, और हमने कई बार देखा है कि आप उसमें अपना नाम कुछ और लिखती हैं। ऐसा क्यों, उसकी वजह बताएं, और ये शौक़ आपको कब से लगा? जी हाँ, लिखने पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। मेरे फादर भी शायर थे, कवि थे। मैं बचपन से ही लिखती आ रही हूँ। मैं हमेशा रागिनी प्रसाद के नाम से लिखती हूँ, क्योंकि मेरे फादर का नाम अंबिका प्रसाद था। तो मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं अपने नाम के आगे रागिनी प्रसाद लिखती हूँ। इसलिए मेरी किताबों में, मेरी कविताओं में या अखबार में छपने वाले जो भी लेख होते हैं उनमें रागिनी प्रसाद के नाम से जाना जाता है। जी, एक सवाल आपसे और जानना था कि आप जब शहर में आई, जब आप गांव से शहर की ओर आई, तो काफ़ी छीटाकशी आपके साथ हुई होगी, क्योंकि गांव में तो जैसा आपने बताया कि सभी लोग बोले वाले थे और आपके पिताजी से चिर परिचित थे, तो वहाँ तो सभी लोग आपको प्यार से रखते थे और मुन्ना मुन्ना कहकर आपको बुलाते थे। पर जैसे ही आप शहर में आई तो उस समय लोगों का क्या नज़रिया था? आपने शुरुआत में राजस्थान महिला परिषद में भी सर्विस करी, शांता जी त्रिवेदी के यहाँ, उसके बाद आप शहर की एक प्रतिष्ठित वकील भी बनी। इस सफ़र के बारे में बताएं। देखिए, गांव में कॉलेज तो था नहीं। कॉलेज की एजुकेशन के लिए मुझे डूंगरपुर में आना पड़ा। आने जाने की सुविधा बस एक बस हुआ करती थी, जो इसमें हम बैठकर निकलते थे सुबह में 6 बजे, और 9-10 बजे के करीब वो बस हमें कॉलेज पहुंचाती थी। उसके बाद शाम को हम 4 o'clock या 6 o'clock वापस उस बस में बैठते थे और 7-8 बजे तक हम घर पे आते थे। तो हमें रोज़ाना बस से पढ़ने के लिए जाना पड़ता था और रोज़ाना बस से ही हमें आना पड़ता था। उन दिनों में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन गांव का वातावरण तो बहुत ही स्वच्छ था। वहाँ सभी लोग हमें छोटी बहन, बड़ी बहन इस तरह से बात करते थे। लेकिन जैसे ही हम शहर में आए, एक मिडिल क्लास शहर में डूंगरपुर में, तो वहाँ पे हमको लगा कि महिलाओं के साथ तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होती है। छीटाकशी होती थी, हमें देखकर कुछ कह देते थे तो हमें एकदम से रोना आ जाता था। हमको लगता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब हमें बहुत बुरा लगता था। उसके बाद में हम हायर एजुकेशन के लिए जयपुर गए, फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद में हम उदयपुर आए। उदयपुर में हमने राजस्थान महिला परिषद में काम किया, क्योंकि शांता जी बहुत ही मानी हुई लब्ध प्रतिष्ठित महिला है और उन्होंने देश की आज़ादी में काम किया था। तो उनके साथ रहने से मुझे बहुत अच्छा संबल मिला। मुझे महिलाओं के प्रति जो भाव था मेरा वो और ज़्यादा बढ़ा, और शांता जी को देखकर ये मुझे विश्वास सा हो गया कि मैं भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन महिलाओं की जो स्थिति है समाज में, चाहे पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, चाहे शिक्षित महिलाएं हैं, चाहे ऑफिसर महिलाएं हैं, अच्छी नहीं है, दयनीय स्थिति है। देखो, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि हमारे यहाँ पर पहले मिताक्षरा पद्धति से जो निर्वसतीय पिता की डेथ हो जाती थी, मतलब जिस बाप ने अपने वसीयत नहीं लिखी है, तो मिताक्षरा पद्धति में उसकी वसीयत बेटी को नहीं मिल करके पूरे परिवार के दूसरे जो लड़के होते थे उनको मिला करती थी। लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया था या निर्णय आ गया था कि लड़कियों को भी बेटियों को भी बेटों के बराबर ही अधिकार मिलने चाहिए। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये आदेश दिया है, अपने निर्णय में साफ लिखा है कि मिताक्षरा पद्धति के अनुसार जो निर्वसतीय पिता की जो संपत्ति थी वो भी केवल बेटी को मिलेगी, और बेटियों को जो संपत्ति में अधिकार है उसमें वरीयता दी है। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना सुंदर निर्णय दिया है जिससे हम सभी महिलाओं का मनोबल और बढ़ेगा। एक मैडम आपसे एक निजी सवाल जानना था कि कई बार हम देखते हैं कि सरकार जिन मुद्दों पर फेल हो जाती है वहाँ सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर अपनी राय रखनी पड़ती है। क्या भारतीय लोकतंत्र इतना कमज़ोर है कि सुप्रीम कोर्ट को हर बार दखल देनी पड़ती है? क्योंकि हम आए दिन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आए दिन सरकार को फटकार लगाता है। आप एक वकील हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह समझती हैं। क्या भारत की जो ये लोकशाही जो है, लोकशाही प्रणाली जो है, क्या वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हर बार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़े? देखिए, किसी भी लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थापिका, विधायिका और न्यायपालिका का होना जरूरी है जी। तो इन तीनों में जब बैलेंस होता है तो हमारा देश अच्छे से चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, राजनीतिक मुद्दों को लेकर, वोटों की राजनीति को लेकर, जिसे अभी 33% महिलाओं के लिए कर दिया है लेकिन वो अभी तक बिल पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनको लेकर के कई बार खींचतान होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र ऐसा निकाय है जो कि इस लोकतंत्र को जीवित रख सकता है, और ऐसा हम कई वर्षों से देखते भी आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही आज तक हमारे देश में लोकतंत्र जीवित रखा गया है। जी, एक सवाल आपसे पूछना था कि आप एक प्रतिष्ठित वकील, आए दिन आपके पास केस आते होंगे और कुछ केस तो ऐसे होते होंगे जो रजिस्टर्ड भी ना होते। हम कई बार अखबार या चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं कि 6 महीने की बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया या 60 साल की बुढ़िया के साथ भी कहीं गलत हो गया। कई बार हम देखते हैं जानवरों के साथ भी कुछ गलत हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम समाज को कहाँ पाते हैं? निर्भया हत्याकांड हो जाता है, जेसी का हत्याकांड होता है। निर्भया के साथ क्या हुआ वो आप मुझसे बेहतर तरीके से जानती हैं। कानून है हर चीज़ के लिए, पर कानून इतना सख्त क्यों नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसी सज़ा मिले कि आने वाले जिस किसी के मन में ख्याल आए तो उस चीज़ को देखकर वो इतना भयभीत हो जाए कि उसके मन से वो ख्याल निकल जाए। मेरा मानना है कि हर अपराध के पीछे उस व्यक्ति का मानसिक तनाव होता है। हमारा जो जीवन की दिनचर्या है या जो हमारा जीवन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ये सब चीज़ें मनुष्य में तनाव लाती हैं और वो इस तरह के गंभीर अपराध करने लग जाते हैं। तो ऐसे में जब तनावग्रस्त व्यक्ति है उसे एकमात्र महिला ही दिखती है जिस पर कि अपना आक्रोश निकाल सकता है, चाहे वो 6 साल की बच्ची हो, चाहे 6 महीने की बच्ची हो, चाहे 60 साल की बच्ची हो। ये एक मानसिक विकलांगता का परिचायक है। निर्भया कांड हुआ, निर्भया की जो मृत्यु हुई उसके लिए ज़रूर है, इसके लिए मैं बहुत ही दुख प्रकट करती हूँ। लेकिन निर्भया एक ऐसी लड़की थी जिसने कि देश का कानून बदला। निर्भया कांड के बाद में सीआरपीसी में, आईपीसी में बहुत सारे संशोधन हुए। सीआरपीसी में संशोधन हुए, महिला अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज की गई कि किसी भी तरह का कोई केस होगा महिलाओं का तो डीवाईएसपी है या महिला पुलिस अधिकारी ही उसको देखेगी। यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी महिला न्याय अधिकारी ही उस केस को देखेगी। और निर्भया कांड के बाद में आईपीसी में भी काफ़ी चेंज हुआ। जो 376 की जो धारा थी उसको अलग तरीके से पढ़ा गया।
महिलाओं के साथ हो रहे व्यभिचार के बारे में जो सबूत इकट्ठे किए जाते थे उन पे ध्यान नहीं दे करके इसमें ये कहा गया कि 164 सीआरपीसी में महिला जो भी मजिस्ट्रेट के सामने कहेगी उसी को सही माना जाएगा, क्योंकि पुलिस अपराधियों से मिलकर महिलाओं के साथ हुए इस तरह के व्यभिचार में कई सारे सबूत नष्ट कर देती थी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है या उच्च स्तर पर जाके अधिकारियों को पता नहीं होता है कि कहाँ पर पुलिस ने गड़बड़ की है। ये सारे अपराध हो रहे हैं, इनमें सज़ा का प्रावधान भले ही कितना ही हो, लेकिन जब तक हमारी पुलिस प्रशासन प्रणाली नहीं सुधरेगी तब तक हम इन कानूनों का पालन नहीं कर सकते हैं। जब से इन पोक्सो एक्ट और इनमें कड़े सज़ा के कड़े प्रावधान आए हैं तभी से ये केसेस की संख्या भी ज़्यादा बढ़ी है, ये हमें मानना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी किसी आईपीएस ऑफिसर की, उसमें भी वो साफ लिख रहा है कि जैसे जैसे सज़ा की दर बढ़ी है वैसे वैसे अपराध भी बढ़े हैं। तो अपराध कम करने के लिए हमें जो भी अपराधी हैं उनके साथ में उनको हमें काउंसलिंग करनी होगी, उनके तनाव को समझना होगा, उनको अच्छा वातावरण देना होगा, तभी जाकर हम इस अपराध से निजात पा सकते हैं। कड़ी सज़ा कितनी भी हो जाए, क्योंकि जब से 376 बलात्कार के साथ में कड़ी सज़ा के प्रावधान हुए हैं, देखा गया है कि बलात्कार के बाद में उस लड़की या उस महिला का मर्डर कर दिया जाता है, इसलिए कि उसकी बात को कहने वाला व्यक्ति ही जिंदा नहीं रहे, अपराधी के खिलाफ कोई भी सबूत ही नहीं रहे। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि सज़ा में बढ़ोतरी के बजाय हमें इन अपराधियों के साथ में, चाहे वो जेल में हो, चाहे हमारे पड़ोस में हो, चाहे हमारे शहर में हो, इनका मनोविज्ञान समझना होगा, इनके साथ काउंसलिंग करनी होगी और इनको एक सकारात्मक वातावरण देना होगा। भले इन्हें छोटे छोटे रोजगारों से भी जोड़ा जाए, लेकिन इन्हें कहीं न कहीं नियोजित करना होगा। थैंक यू। एक सवाल आपसे और पूछना था कि आपने कई बार देखा है कि आपने जितने आपके असिस्टेंट रहते हैं आप अधिकांश महिलाओं को ही रखती हैं साथ में। ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति आपका जज्बा भी दिखाता है और आप चाहती हैं कि नई जो अधिवक्ता तैयार हो, वो महिला अधिवक्ता तैयार हो। ये सोच कैसे बनती है आपके मन में? जी हाँ, क्योंकि वकालत का पेशा एक ऐसा पेशा है जिसमें बहुत कठिन दौर से गुजरना होता है। हमारा सारे दिन की मेहनत होती है, कोर्ट की मेहनत होती है, ऑफिस की मेहनत होती है। तो मैंने जब कोर्ट ज्वाइन किया था उस समय महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि महिला वकीलों में और पुरुष वकीलों का रेशो बहुत कम है। तो मैंने धीरे धीरे यह प्रयास किया कि मैं अधिक से अधिक महिलाओं को अपने साथ जोड़ सकूं। और मैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं केवल महिलाओं को ही रखती हूँ, पुरुष वकील भी मेरे साथ रहते हैं, पुरुष वकील भी मेरे ऑफिस में हैं, मेरे साथ काम करते हैं। लेकिन अगर कोई महिला वकील आती है और वो कहती है कि मैं भी इस व्यवसाय को चुनना चाहती हूँ, तो मैं उसको स्वागत करती हूँ। मैं उसे कहती हूँ, यू आर वेलकम एट माई ऑफिस, लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी, आपको दौड़ लगानी होगी, आपको किताबें पढ़नी होगी, आपको जूझना होगा, आपको हर स्थिति से लड़ना होगा, तब जाके आप वकील बन पाएंगी। और उसके लिए मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनको समझाती हूँ, उसके बाद ही मैं उन लोगों को तैयार करती हूँ कि आप हमारे साथ ऑफिस में आए, काम करें। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज कई सारी महिलाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। और महिलाओं को भी पुरुष वकीलों की जैसी सारी इज्जत और स्थितियां मिल रही हैं, उनको ऐसे मौके मिल रहे हैं। आज ही हमारी महिला वकीलों का पुलिस कर्मियों के साथ में क्रिकेट मैच हुआ है। तो मैं ये जो चेंज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सच में मेरा एक सपना था जो धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। जी, अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, जो आपसे निजी जीवन से जुड़ा है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। आपके जो बालों की स्टाइल है वो लमसम इंदिरा गांधी के समांतर लगती है।
क्या इंदिरा जी का कोई जीवन में कोई प्रभाव रहा? इंदिरा गांधी से कभी प्रभावित रही आप इंदिरा जी से? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इंदिरा जी का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है, क्योंकि मैं जब छोटी थी उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। बीबीसी पर हम हमेशा इंदिरा गांधी जी के बारे में सुना करते थे। हम उन दिनों में पूरे देश में इंदिरा गांधी था। 1971 का जो वॉर हुआ था उस समय उन्हें दुर्गा के रूप में देखा गया था। तो मैं हमेशा ऐसे इच्छा करती थी कि मैं भी इंदिरा गांधी जैसी बनूं। इंदिरा गांधी मेरा जो बालों का स्टाइल है वो तो काफ़ी पुराना है, लेकिन एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और 1975 के बाद में इंदिरा गांधी डूंगरपुर आई थी, तो मुझे पता नहीं चलता था कि कैसे उनसे मिला जाए, क्या किया जाए। तो मैं सड़क पे खड़ी रही थी और मेरे सामने से ही उनकी कार निकली और उन्होंने मुझे ऐसे जब हाथ ऐसे हिलाया और मेरी तरफ मुस्कुरा करते देखा, तो मैंने उस समय ऐसा सोचा था कि मैं भी इंदिरा गांधी जैसी बनूंगी। मेरे हेयर स्टाइल सच में इंदिरा गांधी जैसी लगती है और ज़्यादातर लोग मुझे इंदिरा गांधी कहते भी हैं और इस बात से मैं बेहद अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू। तो ये हमारी खास मुलाकात थी एडवोकेट रागिनी जी शर्मा से, और ये मेवाड़ की इंदिरा गांधी ही हैं और वकालत के क्षेत्र में ये माँ दुर्गा भी हैं। इन्होंने हर उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश करी जो सत्य था, और हमेशा गुनहगार को इन्होंने पुलिस के तख्ते के पीछे खड़ा करके ये साबित किया है कि आप माँ दुर्गा हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।